हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी जो भी क्लासेस होगी सारे क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि आपको देखिए जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी सरकार निकाल दे रही है। इसलिए अपनी तैयारी को इतनी बेहतर से करिए कि आपका सीटेट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, आपको आगे चल के किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। तो यही आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है। तो विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है। तो पहला है, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। दूसरा ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को केवल, तो जहाँ केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए। तो इसमें भी देखिए तीसरे ऑप्शन में भी केवल है, इसको भी काट दीजिए। और चौथा है, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। तो विकासात्मक परिवर्तन होता है तो आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। तो यही आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, यह बुद्धि किस प्रकार को दर्शाती है। तो एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है। पहला है स्थानीय संबंध बुद्धि, दूसरा है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, तीसरा है ऑप्शन अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत बुद्धि। तो एक बच्चे में दूसरों की नीयत, तो दूसरों की इच्छाओं और दूसरों की नीयत व इच्छाओं को समझने की योग्यता कहलाती है, वह अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि कहलाती है। और खुद की नीयत या भावनाओं को समझने को तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहलाती। ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को तो किस स्तर में रखा गया है। तो पहला है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो केवल जहां है उसको काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट जिसमें है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो जहां नहीं पूछा है उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आपका काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है स्पर्शी ग्लोब, दूसरा है छोटे अक्षर वाली पुस्तकें। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा जो गलत पूछा है। तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, जो दृष्टिबाधित बच्चा होता है उसको वैसे ही नहीं दिखता है, उसे देखने में कठिनाई होती है। अगर छोटे अक्षरों वाली पुस्तक उसे देंगे
तो उसे पढ़ने में और भी कठिनाई होगी। इसलिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? तो पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो एक सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे? तो पहला है अपसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन गलत हो जाएगा। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन में कई ऑप्शन होते हैं, एक ही क्वेश्चन के जैसे कई समाधान होते हैं, और अभिसारी चिंतन में क्या होता है? एक ही ऑप्शन होता है, एक ही समाधान होता है, तो यह सीमित होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए, जहाँ दूसरा है उसको काट दीजिए, जिस भी ऑप्शन में दूसरा है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला है स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए, दूसरा है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना ना करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता करनी चाहिए। तो यही राइट आंसर आपका सही हो जाएगा जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? तो वह हो जाएगा पहला ऑप्शन अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो सक्रिय होते हैं, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, तो देखिए याद करना वैसे ही आपका गलत हो जाएगा, रोट लर्निंग नहीं करवानी है बच्चों में। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की संरचना के लिए किया जाना चाहिए, तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, जो यह संरचनावादी कक्षा का लक्षण है, तो ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? तो प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? तो पहला है आत्म केंद्रीकरण, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कार्यात्मक अटलता। तो प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन किसके लक्षण होते हैं? तो वह हो जाएगा सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। तो सृजनात्मक बच्चे कौन से होते हैं? तो सृजनात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो कई प्रश्न पूछने की जिज्ञासा रखते हैं, उनमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला है ऑप्शन वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, तो देखिए कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान नहीं करनी है। तो दूसरा है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, तो ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वह अधिगमकर्ताओं को पृथक माने अलग और श्रेणीबद्ध कर सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बच्चों को पृथक अलग नहीं करना है, श्रेणीबद्ध भी नहीं करना है, तो इसलिए चौथा भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। तो विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? वह हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। बहुभाषावाद क्या होती है? तो एनईपी 2020 सुझाव देती है कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों की मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा को पढ़ाई का माध्यम बनाया जाए, जिसमें हर बच्चे सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो लचीला शिक्षा शास्त्र, दूसरा आगम्य इमारत, तीसरा अनम्य मानसिकता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी है लचीला शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सबसे बेहतर है? तो बिना समझे नकल करना, दूसरा है करके सीखना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे बेहतर तरीका है करके सीखना। जब कोई बच्चा करके सीखता है तो वह किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? तो देखिए, नहीं पूछा है कि कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो पहला है आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, दूसरा है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, तीसरा है पाठचर्या नियोजन में नवाचार, चौथा ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो पूछा है गलत, तो फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो पहला है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, दूसरा है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है गतिविधि रुचि के कारण अध्ययन। जब कोई बच्चा करके सीखता है तो वह रुचि लेता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? तो खिलौने की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था। तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो पहला है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, दूसरा है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ समझ विकसित कर लिए और तर्क कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ये मध्य बाल्यावस्था का बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, तो कैसा होना चाहिए एक शिक्षक को? तो गतिशील लचीला, दूसरा है संरचित अनम्य, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक व्यवहारवादी। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, तो गतिशील और लचीला। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता
किस बुद्धि की विशेषता होती है? तो पहला है भाषाई, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा है स्थानिक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता होगी? वह हो जाएगा भाषाई बुद्धि। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो पहला है अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, दूसरा है स्कूल छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में व्यवस्था करनी चाहिए तो स्कूल को छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार करना चाहिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो पहला देखिए, दूसरा है तर्क है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच भ्रांतियाँ महत्वपूर्ण हैं। पहला है निर्मित करना, दूसरा है पहचानना, तीसरा अनदेखा करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रचारित करना। तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को समझना महत्वपूर्ण है, तो यह हो जाएगा पहचानना हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो बताना है विकास के बारे में कौन सा सही है। तो विकास एक दिशी और एक आयामी होता है। तो विकास देखिए बहुआयामी होता है। दूसरा है विकास परिवर्तनीय होता है। तीसरा है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो विकास के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो वह हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीनीकरण हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा कौशल उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है। तो वह हो जाएगा पहला विश्लेषण, दूसरा है निरूपण, तीसरा है संरचना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यय स्मरण हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है तो वह हो जाएगा फोर ऑप्शन प्रत्यय स्मरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध स्पष्ट करता है? पहला है प्रतियोगिता और संज्ञान, दूसरा है संज्ञान और संवेग, तीसरा है आनुवंशिकता और निष्पादन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो यह किस प्रकार का संबंध का स्पष्ट करता है? तो वह हो जाएगा संज्ञान और संवेग दोनों को प्रभावित किया था। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? तो पहला है कलन विधि, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि और दोहराव। तो दोहराव नहीं करवाना है, दोहराव माने हो जाएगा याद करना, रोट लर्निंग, इसलिए यह तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रकारात्मक आबद्धता, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा पहला दूसरा। तो पहला दूसरा किस ऑप्शन में है? तो सेकेंड ऑप्शन में, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो पहला है परासंज्ञान, दूसरा विश्लेषण, मनन। तो यह तीनों समालोचना चिंतन में शामिल हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो पहला हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है विकास क्रम एकरूपता सिद्धांत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। तो एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, तो यह स्थिति किस विकास को दर्शाती है? तो यह हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।